लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत, अगले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। मोदी की लहर में दहकी सोनिया राहुल ने ली हार की जिम्मेदारी, नई सरकार को दी जीत की बधाई। जीत के बाद मोदी ने लिया मां का आशीर्वाद, आडवाणी ने की मोदी की तारीफ। पीएम मनमोहन सिंह ने फोन पर मोदी को दी जीत की बधाई। शनिवार को 12:30 बजे मनमोहन सिंह देंगे इस्तीफा। और उत्तराखंड में बीजेपी की सभी 500 सीटों पर जीत, केसी सिंह बाबा नहीं बना पाए जीत की हैट्रिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 9 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के लिए थोड़ी देर में आपको बता दें कि मतगणना को खत्म हुए काफी समय हो गया है, लेकिन इसके बाद अब कुछ ना कुछ आपको बता दें कि सरकार बन जाएगी और सरकार में आखिर किस वक्त आगे की रणनीति तय की जाएगी, ये का बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें कि 16वीं लोकसभा के लिए अब नतीजे आ गए हैं। नतीजों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। हालांकि बीजेपी को यहां पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दिया है। जाहिर तौर पर बीजेपी में अब खुशी की लहर है और ये जो खुशी है वो सड़कों पर देखने के लिए मिल रही है। कहीं ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं तो कहीं आतिशबाजी की जा रही है। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और साथ ही साथ उत्तराखंड में पूरी की पूरी 5 सीटें अब बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और पूरी तरह से 5 सीटें अब बीजेपी के खाते में चली भी गई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 2009 की अगर हम बात करें, 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपने जीत का परचम लहराया था, लेकिन यहां पर अब जब 2014 के नतीजे आए तो बिल्कुल उलट यहां पर दिखाई दे रही हैं। जी हां, अब 5 की 5 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के जरिए कहा जा रहा था कि मोदी की लहर है, मोदी की आंधी है, मोदी की सुनामी है, अब कहीं ना कहीं उसका जो फर्क है वो देखने के लिए भी मिल रहा है। उसके आसार अब यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं कि अब 5 की 5 सीटों पर बीजेपी ने अपना जीत का परचम लहरा दिया है। और चलिए सीधे हमारे साथ बैठे हुए स्टूडियो में प्रदीप वेदवाल जी, जो कि वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। और प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं 5 की 5 सीटों पर, क्योंकि अब बीजेपी ने परचम जीत कर लहरा दिया है, क्योंकि 2009 की बात करें तो कांग्रेस ने 5 की 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया था और इस बार बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि इस बार उत्तराखंड की 500 सीटों पे बीजेपी जीती है और ये जीत 2009 की कांग्रेस की जीत की तरह नहीं है। ये इस जीत में और उस जीत में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि इस बार बीजेपी के उम्मीदवारों को लाखों की तादाद में वोट मिले हैं। 4 लाख 6 लाख, ये जो वोट का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। जैसा कि माना जा रहा था, कुछ लोगों के ऐसे आंकड़े आ रहे थे कि जीत का अंतर बीजेपी के नेताओं का बहुत कम हो सकता है। भले ही बीजेपी जीत जाए, लेकिन जीत का अंतर वो नहीं रहेगा। और एक उम्मीद लग रही थी कि हरीश रावत के जाने के बाद वहां पे बीजेपी की जीत का अंतर कम होगा, लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। जी जी जी, जीत का अंतर लाखों में है। चाहे वो भगत सिंह कोश्यारी की जीत का अंतर हो, चाहे भुवन चंद खंडूरी की जीत का अंतर हो, सब लोग लाखों में जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि उत्तराखंड की जो जनता ने राष्ट्रव्यापी मुद्दों पे अपना एक जनादेश दिया है और जो पूरी लहर जो थी उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी की थी, वो देशव्यापी लहर थी। और नरेंद्र मोदी की लहर में बीजेपी के 500 उम्मीदवारों ने अपनी एक शानदार जीत वहां पे दर्ज की है। लेकिन प्रदीप जी, सवाल ऐसे में निकल के सामने आता है कि क्या कांग्रेस ने कभी सोचा था कि इतनी बुरी हार होगी, जिस तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दिया है? देखिए, राष्ट्रीय प्रटेक्स को अगर हम छोड़ दें तो उत्तराखंड में अगर हम बात छोड़ते हैं तो उत्तराखंड में जब बागडोर संभाली थी हरीश रावत ने 1 फरवरी को, तो उसके कुछ दिन बाद उनका बयान आया था कि 2 सीटें मैं कांग्रेस की झोली में डाल सकता हूं। बड़ा दम ठोक के हरीश रावत ने कहा था कि 2 सीटें वो कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं और उनका इशारा साफ तौर पे हरिद्वार सीट और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पे था। लेकिन हरिद्वार सीट पे हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत चुनाव हारी है, उनको जो है कि निशंक ने शिकस्त दी है। और वहीं हरीश रावत के खास सिपा सलार, खास आदमी जो थे प्रदीप टम्टा,
उनको अजय टम्टा ने इस बार पटकनी दी है। पिछली बार मामूली अंतर से रह गए थे अजय टम्टा, लेकिन इस बार पिछली बार की हार का हिसाब चुकता किया अजय टम्टा ने। लेकिन प्रदीप जी, जिस तरह से हरीश रावत की अगर हम बात करें, जाहिर तौर पर उनकी जो साख थी, उनकी साख का सवाल अब हरिद्वार की सीट बन गई थी। उनकी धर्मपत्नी रेणुका रावत चुनावी मैदान में थी, चुनाव प्रचार में पूरी जी जान झोंक दी थी हरीश रावत ने। जहां बाकी सीटों पर इतना प्रचार नहीं किया था जितना हरीश रावत ने हरिद्वार सीट पर किया था। चाहे बात संत समाज की करे, उनको साथ लेके चलने की कोशिश की, चाहे किसानों की करे, उनको साथ लेके चलने की कोशिश की, दलित वर्ग को साथ लेके चलने की कोशिश की, अल्पसंख्यक वर्ग को साथ में लेके चलने की कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा सिफर ही रहा। देखिए, सिफर नतीजा इसलिए रहा कि आपने आला कमान को जो आश्वासन दिया था, आप उस पर खरे नहीं उतर पाए। आपने कांग्रेस आला कमान को कहा था कि आप अगर वहां मुझे मुख्यमंत्री बना के भेजते हैं तो लास्ट के समय में भी मैं कोई चमत्कार कर दूंगा, लेकिन वह चमत्कार कहीं तक दूर दूर तक नजर नहीं आया। जो हार का अंतर है नेहा, मैं आपको बता दूं, हार का अंतर हजारों में न होकर लाखों में है। तो आपने जो वादे किए थे आला कमान से, एक तो वो नहीं निभाए, ऊपर से माहौल पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ था और उत्तराखंड में दोहरी मार कांग्रेस को पड़ी है। एक तो देशव्यापी मोदी की लहर, ऊपर से उत्तराखंड में विजय बहुगुणा के जो काम नहीं हुए थे, विजय बहुगुणा के शासनकाल में जो पुनर्वास के काम नहीं हुए थे, आपदा और राहत के काम नहीं हुए थे, उनका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पे क्या प्रदीप जी माना जाए कि एक जो आपदा वाला आपने मुद्दा बताया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनके कहीं ना कहीं उभरता हुआ दिखाई दिया है इस चुनाव में? एग्जैक्टली नेहा, क्योंकि वहां पे कांग्रेस नहीं जीत पाती अगर आपदा वाली बात नहीं होती, कांग्रेस नहीं हार पाती, वहां पे बीजेपी नहीं जीत पाती। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस की हार में है, एक तो जो है कि नरेंद्र मोदी की देशव्यापी लहर, ऊपर से आपदा वाली बात, तो इसीलिए जो जीत का अंतर है वो लाखों में गया। आपने जीत का अंतर देखा होगा तो लाखों में गया है। भगत सिंह कोश्यारी 1.5 लाख के करीब वोट से जीते हैं, इसी तरह से लाखों में जीते हैं भुवन चंद खंडूरी। तो कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है कि जो कि कम मार्जिन से जीता हो। नेक टू नेक फाइट वहां देखने को नहीं मिली है, एक तरफा मुकाबला वहां पे हुआ है। लेकिन प्रदीप जी बात करें अल्मोड़ा सीट की, अल्मोड़ा सीट पर प्रदीप टम्टा चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से थे, बीजेपी की तरफ से अजय टम्टा चुनावी मैदान में थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि प्रदीप टम्टा की एक बार फिर से जीत निश्चित तौर पर होगी, लेकिन कयासों अटकलों का बाजार गर्म था। लेकिन जो नतीजे आए वो बिल्कुल उलट आए। कैसे जनता ने मतलब ये पूरा डिसीजन लिया, किस तरह से उन्होंने ये फैसला लिया कि अजय टम्टा को, क्योंकि अजय टम्टा पहले भी वहां से चुनावी मैदान में रह चुके हैं, हालांकि हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जनता का मूड एकदम बदलता हुआ दिखाई दिया है पहाड़ों में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अजय टम्टा की बात करें तो अजय टम्टा पिछली बार भी बहुत मामूली अंतर से आ रहे थे। जी जी जी, उनकी हार का अंतर 6,500 के करीब था। हाँ। और पूरे देश में उस टाइम कांग्रेस के समर्थन में लहर थी। अजय टम्टा मात्र 6,500 वोट से आ रहे थे। हाँ। फिर उसके बाद अजय टम्टा सोमेश्वर से विधायक भी बने, मौजूदा समय में वो विधायक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि प्रदीप टम्टा या केसी बाबा को वहां के लोग दोबारा सांसद के तौर पे क्यों पसंद करें? सवाल ये था। केसी बाबा को पब्लिक ने 2 बार पसंद किया था और इस बार भी घूम फिर के अगर पब्लिक की जो उंगली है वो पंजे के निशान की तरफ जाए तो क्यों जाए? पंजे के निशान से अगर दूरी बढ़ाई है और वो उंगली जो है कि कमल के निशान की तरफ गई, तो उसके पीछे एक ही कारण था। एक तो केंद्र में स्थायी सरकार, दूसरे जो कांग्रेस के जो घोटाले, जो कांग्रेस के जो राष्ट्रव्यापी घोटाले थे यूपीए सरकार के, और फिर प्रदेश सरकार में जो घोटाले हुए हैं, विजय बहुगुणा के कार्यकाल में जो आपदा के कामों में ढिलाई देखी गई है, जो लापरवाही देखी गई है, तो ये तमाम चीजें जो थी वहां पे बीजेपी की। महंगाई भी एक अहम मुद्दा माना जाए। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे पूरे देश में, और ये 2 मुद्दे उत्तराखंड से अछूते नहीं हो सकते हैं। बेरोजगारी और महंगाई जो है उत्तराखंड में व्याप्त है और इससे भी निजात पाना चाह रही थी वहां की पब्लिक, क्योंकि पलायन जिस ढंग से हो रहा है उत्तराखंड से, पलायन जिस ढंग से हो रहा है वो एक बड़ी समस्या, एक जटिल समस्या पलायन की उत्तराखंड में। आप देखेंगे कि उत्तराखंड का आदमी उत्तराखंड राज्य बनने के इन 13 सालों के बावजूद भी पलायन कर रहा है, बदस्तूर वो रुख कर रहा है दिल्ली का, लखनऊ का, मुंबई का और अन्य महानगरों का। तो अगर वो पलायन कर रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे रोजगार नहीं है, वहां पे उद्योग नहीं है, वहां पे लोगों को स्थायी रूप से रहने में कोई दिक्कत आ रही, तभी तो पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नाकामी जो है वह जो है कांग्रेस के लिए वहां पे नुकसानदायक साबित हुई। प्रदीप जी बात करें अगर हम पौड़ी सीट की, वहां से पहले कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था उतारने के लिए, फिर जैसे तैसे करके हरक सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया, टक्कर दे रहे थे बीसी खंडूरी को, और ये कहा जा रहा था कि परिसीमन के बाद रामनगर जो सीट है वो इसमें आ गई है, इस संसदीय सीट में आ गई है। ऐसे में रामनगर की जनता कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभा सकती है क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक वोटर ज्यादा है। क्या माना जाए कि क्या ये माना जा रहा था कि खंडूरी भी इतने अंतर से जीतेंगे?
नहीं, देखिए, जहां तक अल्पसंख्यक वोटर की बात है तो एक नया ट्रेंड स्थापित हुआ इस बार देश में। आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक वोट पहले बीजेपी से थोड़ा सा अलग नजर आते थे, लेकिन इस बार बीजेपी को भी अल्पसंख्यक वोट मिले हैं। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे देश की बात करें, तो रामनगर के अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस को ही मिले होंगे, या बीएसपी को मिले होंगे, या फिर जो है कि और दूसरी पार्टियों को मिले होंगे। इसमें उम्मीद कम है। और कांग्रेस को सारे वोट नहीं मिले हैं, कांग्रेस को वो वोट मिले हैं जो पुराने कांग्रेसियों के वोट थे। और जैसा आपने कहा कि हरक सिंह रावत को ऐन वक्त पे मैदान में उतारा गया, तो वास्तव में वक्त बहुत कम था। पहले कांग्रेस ने जो है कि गंभीर सिंह नेगी के नाम पे विचार किया, क्योंकि कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान अगर उत्तराखंड में हुआ है तो ऐन वक्त पे सतपाल महाराज के पाला बदलने से हुआ है। सतपाल महाराज चुनाव के ऐन वक्त पे पाला बदलते हैं और बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं खबरें आने लगती हैं कि विजय बहुगुणा भी पाला बदल सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे जो कांग्रेस ने वहां पर उम्मीदवार उतारे, चाहे वो साकेत बहुगुणा हो, चाहे वो हरक सिंह रावत हो, तो इन लोगों को अपने लिए प्रचार का टाइम भी नहीं मिला, इन लोगों को अपने को स्थापित करने का टाइम भी नहीं मिला। और जब देशव्यापी मोदी की लहर चल रही हो तो उसमें कोई भी हो, उस लहर में कोई टिक नहीं पाया। जब आप लगा लीजिए कि यूपी में कांग्रेस का इतना बुरा हाल है या देश के अन्य भागों में कांग्रेस का इतना बुरा हाल है, तो उत्तराखंड कैसे अछूता रह सकता है? बिल्कुल, कांग्रेस के दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में स्थिति और हालात बने हुए थे, प्रदीप जी, कहा जा रहा था कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं, कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजय बहुगुणा को चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। उनके बाद साकेत बहुगुणा पर भरोसा जताया गया, क्योंकि वो उपचुनाव में एक बार हार का सामना कर चुके हैं। लेकिन सोचा कि इस बार हो सकता है कि वो जीत जाए और महारानी राजलक्ष्मी को हरा दें, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दाव उल्टा पड़ गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विजय बहुगुणा ये नहीं चाह रहे थे कि उनके परिवार का भी कोई आदमी चुनाव लड़े। लेकिन लास्ट में कांग्रेस आलाकमान ने उनको हिदायत दी कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं तो पिछली बार आपने अपने बेटे के लिए पैरवी की थी, साकेत बहुगुणा के लिए आपने जिद की थी कि मैं मुख्यमंत्री और मेरे बेटे को चुनाव मैदान में उतारिए, वो जीत के दिखाएंगे। हालांकि उपचुनाव नहीं जीत पाए थे, तो कांग्रेस आलाकमान ने कहा कि उनका जनता में प्रचार है, उनको पिछली बार हमने उतारा था, इस बार दोबारा उतारना पड़ेगा। लेकिन आलाकमान ने जिस पे भी दाव लगाया वो दाव उल्टा साबित हुआ। आज के चुनाव नतीजे बताते हैं। जी, चलिए, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार। पीयूष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से मोदी की लहर पूरे देश में देखी गई, जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी पूरे देश में देखी गई, उत्तराखंड में कुछ इसी तरह के हालात दिखाई दिए। पांचों की पांचों सीटों पर बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई है। ऐसे में किस तरह से देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है तो ये तो एक अपेक्षित ही था, क्योंकि एक बहुत भयंकर एंटी इनकम्बेंसी था वहां पे उत्तराखंड में कांग्रेस के खिलाफ। और जिस तरह से विजय बहुगुणा का शासन चला था और जो वहां पे आपदा आई थी, आपदा प्रबंधन में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई थी, तो लोगों को काफी गुस्सा था और लोग तैयार थे कि वो उसके खिलाफ जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के लिए। खाली ये है कि हरिद्वार की सीट लगी थी, शायद वहां पे फाइट होगी और हरीश रावत बचा जाएगी, क्योंकि उनकी अपनी सीट थी और उनकी पत्नी वहां से लड़ रही थी चुनाव। लेकिन जो है कि इस समय जनता का मूड ये था कि कांग्रेस के खिलाफ वोट देने का, और कहीं न कहीं मोदी के पक्ष में भी एक जो लहर थी, वो तो जो नतीजे आए उसे साफ नजर आ रहा है कि क्या कांग्रेस ने सोचा था, क्या आपको लगता था कि इतनी बुरी हाल का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस की जो कमजोरियां थी वो तो थी कि इसलिए उनके खिलाफ एक हवा चली रही थी। लेकिन शायद कांग्रेस अपनी और लोगों ने भी सोचा कि कांग्रेस ये हो जाएगी। कांग्रेस को कोई भी पार्टी ये सोचती नहीं कि उसकी हालत गंभीर होगी। जी, ये साफ नजर आ रहा था कि कांग्रेस बहुत कमजोर थी, संगठन के स्तर पे भी कमजोर थी, नेतृत्व के स्तर पे भी काफी कमजोर थी, और उनकी सरकारें थी, उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया था। केंद्र में की सरकार ने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया था, उसके खिलाफ लोग सोचता था। राज्य सरकारों के खिलाफ आपने देखिए, जहाँ जहाँ राज्य सरकारें मजबूत रही, तमिलनाडु में, बंगाल में रही हो, वहाँ पे जो है ये मोदी की लहर नहीं चल पाई है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि जहां जहां पर जिस राज्य में बीजेपी की सरकार थी, वहां पर जाहिर तौर पर एक बार फिर लोकसभा चुनाव में कमल खेलता हुआ देखा गया। बहरहाल इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।